इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आय निर्धारण के 3 सेक्टर मॉडल को पढ़ेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो हमने 3 सेक्टर मॉडल पर बनाया हुआ है और YouTube पर वो उपलब्ध है। उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि 3 सेक्टर मॉडल में हम निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय और सरकारी व्यय को सम्मिलित करते हैं। इस रूप में ये त्रिक्षेत्रीय मॉडल है। और जब सरकार को हम इस मॉडल में सम्मिलित कर लेते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं और वहाँ डिटेल देख चुके हैं कि 3 नए जो विषय हैं वो हमारे इस मॉडल में सम्मिलित हो जाते हैं। एक तो सरकारी व्यय और दूसरा है सरकारी व्यय के हेतु जनता पर जो करारोपण सरकार द्वारा किया जाता है वो करारोपण, और सरकार द्वारा किया जाने वाला ट्रांसफ़र पेमेंट या हस्तांतरण भुगतान जो एक पक्षीय होता है और सरकार अनुदान और सहायता के रूप में जनता को उपलब्ध कराती है। तो ऐसी स्थिति में हमने पिछले वाले जो मॉडल है उसमें हमने एक तो ट्रांसफ़र पेमेंट को सम्मिलित नहीं किया था विषय को सरल बनाने के लिए। आज हम उसको इस मॉडल में सम्मिलित कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो करारोपण की राशि थी उसको हमने एकमुश्त रूप में या जितना कुल कर आय सरकार प्राप्त करती है उस राशि के रूप में देखा था। आज हम करारोपण को राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में देखेंगे कि कुल राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा सरकार करारोपण के रूप में प्राप्त करती है। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अगर सरकार केवल आय पर कर लगाती हो और ये कर आनुपातिक आय कर हो तो ये भी वही होगा और एक निश्चित अनुपात कुल राष्ट्रीय आय का कर के रूप में सरकार प्राप्त करेगी। तो आज इस मॉडल में 2 नई चीज़ें सम्मिलित होंगी। सरकारी व्यय वहाँ सम्मिलित था, सरकारी व्यय के साथ करारोपण वहाँ पर एक मुश्त रूप में कुल टैक्स रेवेन्यू को हमने देखा था। यहाँ पर वो करके एक अनुपात के रूप में होगा और ट्रांसफ़र पेमेंट को हम इस समग्र मांग में सम्मिलित करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सरकार को हम सम्मिलित करते हैं मॉडल में तो सरकार जितनी कर राशि जनता से प्राप्त करती है वो भोग नहीं कर पाते हैं और इसलिए उनका उपभोग अब प्रयोज्य आय या डिस्पोजेबल इनकम पर निर्भर करता है। और जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो वाई में से कर की राशि टी को घटाने पर मिलती है, वाई माइनस टी होती है। वैसे ही होगी जैसे हमने इसके पहले वाले मॉडल में देखा था। और इस प्रकार अंतर केवल इतना आएगा कि वहाँ पर टी कर की धनराशि थी निरपेक्ष रूप में, यहाँ पर वो अनुपात के रूप में है, सापेक्ष रूप में है, आय के एक अनुपात के रूप में होगी। और एक तरह से हम उसको कर अनुपात कह सकते हैं, टैक्स इनकम रेशियो कह सकते हैं। और अगर आनुपातिक कर के रूप में देखें, अनुपातिक आय कर के रूप में देखें तो वो आय कर की दर भी हो सकती है। तो इस दृष्टि से हम त्रिक्षेत्रीय मॉडल के इस रूप को प्रारंभ करें। यहाँ हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा जो समग्र मांग का वक्र होगा वो C+I+G होगा। हम पहले जानते हैं G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, C प्राइवेट कंजम्पशन है और I जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। और जब हम मॉडल को समग्र मांग को देखेंगे तो ये हम आपको बता रहे हैं कि जब सरकार कर लगाती व्यय करती है तो व्यय के लिए करारोपण करती है तो ये टैक्स आएगा हमारे इस विश्लेषण में। और टैक्स को हमने T बराबर TY लिखा है। T जहाँ पर कर आय अनुपात है, या इसको हम अगर आयकर है केवल आयकर और अनुपातिक आयकर है तो हम कह सकते हैं ये कर की दर है।
तो ये कर की दर होगी टी, और इस टी का मान जाहिर है कि 1 से कम होगा। इसका मतलब जो टी है ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है ये, और इस प्रकार से अनुपात है तो जाहिर है इसका मान 1 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से t बराबर है टी वाई, और ट्रांसफ़र पेमेंट को हम टी आर लिख रहे हैं, और ट्रांसफ़र पेमेंट को यहाँ ये माना जा रहा है कि यह एक निश्चित राशि है, आय के घटने बढ़ने या राष्ट्रीय आय के घटने बढ़ने से यह स्वतंत्र है, और इस प्रकार से यह स्वायत्त व्यय के रूप में हमारे मॉडल में आएगी। तो इस दृष्टि से जो हमारा उपभोग का फलन होगा प्राइवेट सेक्टर का, वो होगा C प्लस, पहले हम लोग देख रहे थे कि ये YD पर निर्भर करेगा। YD जो है ये डिस्पोजेबल इनकम है, जिसको हम Y माइनस टी लिखते हैं, और इस प्रकार से हमारे उपभोग फलन में ये होगी Y माइनस टी की जगह पर होता है, जैसे हम लिखते थे ना कि YD बराबर Y माइनस टी, तो अब इस t की जगह पर TY आ जाएगा, और ये आय का एक निश्चित अंश होगा, और निकालने के बाद पता चल जाएगा कि t का मान कितना है वो। तो इसको हम निरपेक्ष रूप में न लिख के TY लिखेंगे, और एक जो हिस्सा है, क्योंकि सरकार कर लगाने के बाद जो आय प्राप्त करती है उसी राशि का एक हिस्सा हस्तांतरण भुगतान के रूप में जनता को लौटा देती है, आर्थिक सहायता के रूप में, बेरोजगारी भत्ते के रूप में, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में, या इसी तरह से ये एक पक्षीय भुगतान होते हैं, और ये जनता को प्राप्त होते हैं तो उनके उपभोग को वो प्रभावित करते हैं, और उपभोग बढ़ जाता है। इस नाते उपभोग इसमें TR जुड़ जाएगा, तो Y में अब क्या होगा, TR जुड़ेगा और माइनस TY घट जाएगी, और ये डिस्पोजेबल इनकम होगा। इसी पर हमारा उपभोग फलन निर्भर करेगा। और जब हम इसको लिखेंगे तो अब C बराबर पहले देखेंगे कितना होता है, तो C बराबर होगा A प्लस B, और आगे Y होता था पहले वाले समीकरण में जो निजी क्षेत्र का था वो लिखते थे C बराबर A प्लस B Y, और अब इस Y की जगह पर Y माइनस टी प्लस TR हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस B, और Y की जगह पर ये C की जगह पर A प्लस, और जहाँ पर लिखते थे BY यहाँ पर B लिखेंगे, और Y की जगह पर ये होगा Y प्लस TR माइनस TY, तो Y प्लस TR माइनस TY ये डिस्पोजेबल इनकम है। इस त्रिक्षेत्रीय मॉडल में जब सरकार ट्रांसफ़र पेमेंट भुगतान भी करती है और कर लगाती है, और कर आय का एक अनुपात के रूप में होती है। तो इस प्रकार से ये C का पूरा फलन, अब इस B को जब आप खोलेंगे तो देखिए ये B से Y का गुणा होगा, B से TR का गुणा होगा, B से TY का गुणा होगा, और इस प्रकार से C बराबर होगा A BY प्लस BTR प्लस BTY, क्योंकि TR आय से अप्रभावित है, और A जो स्वायत्त उपभोग है निजी क्षेत्र का वो आय से अप्रभावित है और निश्चित है, घटता बढ़ता नहीं है। इस नाते इन दोनों के ऊपर ये जो बार के चिन्ह लगे हैं वो इनकी बता रहे हैं कि ये आय से अप्रभावित और स्वायत्त है। तो ये स्वायत्त निजी व्यय है, और ये स्वायत्त जो है ये TR है, ट्रांसफ़र पेमेंट है जो सरकार द्वारा जनता को प्राप्त होता है, और जिसको वो उपभोग पर खर्च करते हैं। और कितना खर्च करेंगे उपभोग पर, वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और जो B है इससे गुणा करने पर मिल जाएगा। तो जब हम ब्रैकेट पूरा खोलेंगे तो C बराबर होगा A प्लस BY प्लस BTR माइनस BTY, ये TY है, B कुल के BTY हो जाएगा। और अब एग्रीगेट डिमांड में दो हिस्से और जुड़ जाएंगे, I और G। तो इस प्रकार से ये पूरा यहाँ तक C और प्लस I प्लस G ये दोनों भी आय से स्वतंत्र हैं, इनके ऊपर भी दो बार लगे हुए हैं। तो बार बार अब ये नहीं कहेंगे I बार G बार A बार, सर्वत्र वैसे लिखा रहेगा, जिसका मतलब है कि ये स्वायत्त व्यय हैं और आय से अप्रभावित हैं। क्योंकि हम जानते हैं ये एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है, और समग्र मांग और समग्र पूर्ति।
समग्र पूर्ति जो होती है वो उत्पादन या आय होती है। तो जब आय और व्यय दोनों बराबर होंगे तो संतुलन का स्तर होगा, और यदि हम इस समग्र मांग को आय के बराबर कर दें तो संतुलन की स्थिति हमें मिल जाएगी। और इसलिए हम कहते हैं इन इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू वाई, और इस AD की जगह पर अगर हम y लिख दें तो ये इधर आय है, इधर AD हो जाएगी, और AD की जगह पर यही पूरा लिखा हुआ है ऐसे। फिर इसको थोड़ा और जो कहते हो ये है, केवल इतने किया मैंने, A बार BY BTY यहाँ ला दिया, BTR को यहाँ कर दिया, बस अगली चरण में ये y इसलिए इधर लाया हूँ क्योंकि ये y एक जगह हो जाए। और अब ये y बराबर फिर वैसे लिख डालेंगे। तो इसमें क्या किया है, BY BTY, इसमें B कॉमन ले लिया, तो y का पहले कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 हो गया, और B कॉमन ले लिया तो केवल 1 बच गया। यहाँ से B गुणा करके केवल t बचेगा। मतलब इस पूरे इतने हिस्से को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने का कोई एक कारण है, इस नाते ऐसे लिख रहे हैं। तो b 1 माइनस टी वाई प्लस ये ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। और इस हिस्से को इस पार अगर हम ले जाएं तो ये है y और ये है b 1 माइनस टी, इतना y को गुणा कर रहा है, इतना करके और ऋण करके इधर ले आए इसको, और इधर का राशि ऐसे छोड़ दिया सब। और अब इतने हिस्से को फिर ऐसे देखिए लिखा गया y, और अब y की जगह पर 1 लिया, कॉमन लिया y, और इसको ऐसे लिख दिया और इस y को हटा के यहाँ कर दिया। तो ये y 1 माइनस b 1 माइनस टी ऐसे करके आ गया, और इधर की राशि वैसे ही है। फिर संतुलन की आय को अगर हम y 0 से दिखाएं तो इस वाले हिस्से को, इतना जो b आय को गुणा कर रहा है उस पार ले जाएंगे, और अगर उस पार ले जाएंगे तो यहाँ गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा, तो भागफल को बटा करके नीचे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा 1 माइनस b 1 माइनस टी, ये ऐसे लिख दिया, और a I और G और B TR ऐसे लिख दिया। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान दिला दें, ये जो 1/1 माइनस b उस 2 सेक्टर मॉडल में था, ये गुणक था, और अब भी ये गुणक है। 1 माइनस b 1 माइनस टी करके ये गुणक है। और जो ये जो हमारे व्यय हैं ये सब स्वायत्त व्यय हैं। ये देखिए, A निजी उपभोग व्यय, I निजी निवेश व्यय, G सरकारी व्यय, और TR जो है हस्तांतरण भुगतान, ये सब पे डैश लगे हैं ऊपर ये बार, और ये बता रहे हैं कि सब आय से आप प्रभावित हैं और ये स्वायत्त हैं। और चारों को जोड़ दें तो ये समस्त स्वायत्त व्यय है अर्थव्यवस्था का, उसको ये राशि गुणा कर रही है। अर्थात आय जो है ये इन व्ययों का एक गुणक गुना होगी, और ये गुणक का मान है 1/1 माइनस b 1 माइनस टी। जो गुणक था उसमें आप जानते हैं कि ये गुणक का मान होता 1/1 माइनस b, और ये जो b होती है ये उपभोग के मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है। और यहाँ पर इस b की जगह पर इतनी बड़ी राशि है 1 माइनस, ये देखिए b 1 माइनस टी, ये इसका मतलब है कि b की जगह पर इतना बड़ा हिस्सा है। तो b तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है, और अगर b में 1 माइनस टी का भी गुणा कर दें तो ये उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति तो रहेगी नहीं। तो इसका नाम जो है ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू ऑफ स्पेंडिंग। तो MPS स्पेंडिंग है, सेविंग नहीं है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड है, व्यय की सीमांत प्रवृत्ति है। अर्थात वो केवल उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति थी, और ये इसको हम दूसरा नाम दे रहे हैं इस नाते क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। तो ये भी गुणक के मान को प्रभावित करेगी, और पहले केवल b होता था, अब है b 1 माइनस टी है उपभोग की, ये व्यय की सीमांत प्रवृत्ति इसको हम कहेंगे, और 1/1 माइनस b को उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहेंगे। और उपभोग में केवल निजी उपभोग था, अब की जो व्यय में है वो सरकारी व्यय, ट्रांसफ़र पेमेंट, सारे व्यय जितने सम्मिलित इतने सारे व्यय सम्मिलित हो गए। तो ये व्यय की सीमांत प्रवृत्ति हो गई, ये अलग चीज़ हो गई, वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन प्रभाव आय पर दोनों का एक ही जैसा होगा। एक बात और ध्यान रखना है,
ये जो टी का मान है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, टी का मान जो है 1 से कम है। 1 से कम होने का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए 0.8 होगा, और ये गुणा किससे करेगा? 1 मान लीजिए 0.8 है, अगर टी नहीं है तो टी तो होगा, मान लीजिए 20% है, 25% ऐसे होगा, तो 0.2 होगा ये टी का मान लीजिए 0.2 है, तो 1 माइनस टी का मान कितना आएगा? 1 में से जब 0.2 घटाएंगे तो 0.8 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये टर्म है b 1 माइनस टी, इसका मतलब है b का मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूँ कि 0.8 है, मान लीजिए, अगर थोड़ा सा कर दूँ 0.6 कर दूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखे, ये b का मान है मान लीजिए, और 1 माइनस टी का मान 8 है, तो अब b और 1 माइनस टी का मान बराबर होगा 0.6 गुणे 0.8, तो 8 छक जब बुरा करेंगे तो 48 आएगा, और ये दशमलव यहाँ लगेगा, तो करीब 0.5 के आसपास हम लोग पहुँचे। तो हो क्या रहा है? b का मान है 0.6, अगर 0.6 में 1 का गुणा होता तो 0.6 आता, और अगर 0.6 में 1 से कम का गुणा होगा, और हम कह रहे हैं 1 माइनस टी का मान सदैव 1 से कम ही रहेगा, इस नाते b 1 माइनस टी जो है वो सदैव b से कम होगी। b गुणे 1 माइनस टी का मान हर स्थिति में b से कम होगा, अर्थात गुणक का मान b रहने पर जितना हो रहा था, अब गुणक का मान उससे छोटा हो जाएगा। छोटा इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं कि b का मान जितना ही बड़ा होता है गुणक का मान उतना ज़्यादा होता है। तो अगर b की तुलना में b 1 माइनस टी का मान छोटा है तो जाहिर है कि गुणक का मान भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गुणक के मान को ये चीज़ प्रभावित करेगी। यहाँ मैंने फिर लिख दिया है कि 1 अपान इतना इज मल्टीप्लायर और 1 माइनस टी इज लेस देन 1, इसलिए b 1 माइनस टी इज लेस देन b होगा, b बड़ा होगा और ये छोटा होगा b से 1 माइनस टी, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार अगर हम इसमें देखें तो हमें राष्ट्रीय आय का ये समीकरण मिल रहा है। इस समीकरण में दो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो गुणक का जो मान है उसमें जो टी नया चर आ गया है, जिसे हम कर की दर कह सकते हैं, कर आय अनुपात कह सकते हैं, उसके कारण गुणक के मान में परिवर्तन होगा और टी के घटने बढ़ने से गुणक का मान घटे बढ़ेगा। अभी हमने आपको ध्यान दिलाया था कि अगर हम माने t बराबर है 2.2, अगर t का मान बढ़े और ये मान लीजिए t का मान हो जाए 0.4, तो 1 माइनस टी का मान हो जाएगा 0.6, और अब b गुणे b पहले था, b अब ये आ गया इतना, तो हो जाएगा 0.36। पहले कितना आया था? 0.468, मतलब 1 माइनस ये राशि थी b इंटू 1 माइनस टी का मान जब बढ़ता है तो ये b 1 माइनस टी का मान घट जाएगा। कहने का मतलब है ये पहले 48.48 आ रहा था, 0.36 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कर की दर बढ़ने पर गुणक प्रभाव जो है वो कम छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कर की दर ज़्यादा होगी तो जनता से कर की राशि ज़्यादा ली जाएगी, इस नाते जो उपभोग व्यय हो रहा था जनता का वो घट जाएगा, और उपभोग व्यय के बढ़ने घटने से आय पर प्रभाव पड़ता धनात्मक रूप में। इसलिए कर की राशि, कर की दर बढ़ने से समग्र मांग पर प्रभाव जो है प्रतिकूल पड़ेगा, इस नाते गुणक का मान घटेगा, आय की वृद्धि पहले की तुलना में कम होगी। तो ये यहाँ टी आकर के ये टी इस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। बी के बारे में हम पहले से जानते हैं कि बी गुणक के मान को प्रभावित करता है, उसके मान बढ़ने से गुणक का मान बढ़ जाता है, घटने से घट जाता है, और वही प्रभाव आय की दर पर भी होता है। अन्य तत्व ए वैसे ही है, आई वैसे ही है, जी वैसे ही है। एक नया तत्व जुड़ा है बी, टी आर ट्रांसफ़र पेमेंट है,
और अगर ये धनात्मक रूप में है, इसका मतलब है कि अगर ट्रांसफ़र पेमेंट जो है या हस्तांतरण भुगतान सरकार ज़्यादा करती है तो राष्ट्रीय आय के वृद्धि पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगी राष्ट्रीय आय। और अगर ट्रांसफ़र पेमेंट जो है घटता है, इस मद पर सरकारी व्यय घटता है तो वो जो है आय को घटाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और देखी जा सकती है कि एक है जी और एक है BTR। अगर सरकार ट्रांसफ़र पेमेंट पर पैसा खर्च करती है तो उस पैसे का कुछ हिस्सा जो है बचत के रूप में जनता अपने पास रख लेती है, पूरा पूरा नहीं खर्च होता। लेकिन अगर सरकार उसको खर्च करती है तो पूरा का पूरा खर्च होता। और इस प्रकार एक नीति ये बता रही है कि अगर BTR की जगह पर सरकारी व्यय किए जाएं तो वो आय को ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन अब सरकार की कल्याणकारी राज्य होता है और इसकी कई बार ऐसी प्राथमिकताएं होती हैं कि जनता को आर्थिक सहायता और के रूप में देने पड़ते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कहीं चुनाव करना हो तो ये प्रभाव भी हमको देखना चाहिए कि जी और TR पर अगर उनका व्यय को अगर समायोजित करना हो तो तदनुसार हम उस प्रभाव को जानते हैं कि अगर सरकार सीधे व्यय करे स्वतः तो आय पर उसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अगर जनता के वो ट्रांसफ़र करती है तो प्रभाव आय वृद्धि पर अपेक्षाकृत कम होगा, लेकिन दूसरे तरह से वो जनता के कल्याण में वृद्धि करेगा। अब एक चीज़ और आपको बता दें कि जब 2 सेक्टर मॉडल था जिसमें केवल निजी क्षेत्र था और निजी निवेश और निजी उपभोग था, उसमें ये जो y अक्ष पर दूरी थी ये जिसे स्वायत्त व्यय हम कहते हैं, और ये स्वायत्त व्यय में केवल सम्मिलित था निजी उपभोग व्यय और निजी निवेश व्यय। और 3 सेक्टर मॉडल में 2 तत्व और उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, सरकारी व्यय धन ट्रांसफ़र पेमेंट या हस्तांतरण भुगतान की राशि। और जाहिर है कि अब की बार ये व्यय की राशि पहले से ज़्यादा होगी, इसलिए और ये आय से अप्रभावित है। तो पहले 2 सेक्टर मॉडल में जो ये y अक्ष पर समग्र मांग का वक्र था, जितने हिस्से को काटता था अब उससे ज़्यादा हिस्से के पर काटेगा, क्योंकि ये अब स्वायत्त व्यय पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। तो निजी क्षेत्र की तुलना में, निजी क्षेत्र में जब 2 सेक्टर का अध्ययन हम कर रहे थे तो इस चित्र में अगर हम देखें तो हमारा वक्र ये जो है AD' वाला जो वक्र है वो रहेगा और ये राशि कम होगी। मतलब y अक्ष पर जो इंटरसेप्ट है, जो अंतःखंड है, उसकी दूरी कम होगी क्योंकि स्वायत्त व्ययों की मात्रा कम है। 3 सेक्टर मॉडल में ये बढ़ जाएगा और इस नाते ये दूरी ऊपर चली जाएगी। और इस प्रकार से एक और चीज़ हुई थी जो अभी हम आपको बता रहे थे कि b का मान बड़ा होगा, और क्योंकि इस b में 1 - t जो गुणा कर रहा है ये इसका मान 1 से कम है, तो जब b में 1 से कम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो मान b से कम हो जाएगा। इसका मतलब कि हम ये बता रहे हैं आपको कि b जो है ये बड़ा है और b 1 - t जो है ये उससे छोटा है। और ये मान बढ़ने पर गुणक का मान बढ़ता है, इसके घटने पर घटता है। तो अगर इस मॉडल में गुणक का मान 1/1 - b है तो ये बड़ा होगा, और इस मॉडल में अगर 1/1 - b 1 - t है तो ये छोटा होगा। तो 3 सेक्टर मॉडल में जो समग्र मांग के बढ़ने की दर है वो या आय बढ़ने की जो दर है वो कम होगी और निजी क्षेत्र वाले में ज़्यादा होगी, और समग्र मांग पर भी ये असर इसी रूप में दिखेगा। और b का मान जितना ज़्यादा होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, समग्र मांग का वक्र उतना ही खड़ा होता है और कम होने पर घटता है। तो इस प्रकार से निजी क्षेत्र वाला AD कर्व ये AD' होगा जो ज़्यादा ढालू होगा, और ये फ्लैट होगा उसकी तुलना में, और इसकी दूरी इंटरसेप्ट पर कम होगी
2 सेक्टर मॉडल में और 3 सेक्टर मॉडल में ज़्यादा होगी। ये दोनों अंतर हमने आपको बता दिया और इस नाते इस चित्र को अलग से बना के दिखा दिया कि दोनों को डिफरेंस को भी हम जानें कि गुणक प्रभाव 3 सेक्टर मॉडल में कम होगा और 2 सेक्टर मॉडल में ज़्यादा होगा, क्योंकि b का मान बड़ा होगा और b 1 - t का मान छोटा होगा। और तो एक तो वो ढाल उसकी तीव्र होगी और 3 सेक्टर में कम होगी, और दूसरे इंटरसेप्ट पर अब नीचे आएंगे तो ढाल खड़ी हो जाएगी, ऊपर जाएंगे तो ढाल फ्लैट हो जाएगी। और क्योंकि ये हिस्सा बड़ा है इस नाते ये फ्लैट होगा और ये हिस्सा छोटा है इस नाते ये स्टीप होगा। तो ये दोनों का अंतर भी यहाँ डिफरेंस हो गया। अब आइए हम लोग इस पूरे मॉडल को एक चित्र के माध्यम से समझ लें। यहाँ पर जो हमने चीज़ ये दिखाने का प्रयास किया है, एक तो मल्टीप्लायर है, दूसरे ये है a + i + g + b t r। ये चारों जो हैं ये स्वायत्त व्यय हैं, चारों को जोड़ेंगे तो ये कुल स्वायत्त व्यय का योग होगा। इनके बढ़ने पर सब धन हैं, इनके बढ़ने पर राष्ट्र आय का स्तर बढ़ेगा, इनके घटने पर घटेगा। और कितना घटेगा? गुणक गुना घटेगा, ये जो गुणक है। और हमने बता दिया b जो है ये उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है और b 1 - t जो है ये व्यय की सीमांत प्रवृत्ति है। दोनों में ये डिफरेंस है, और डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि b का मान बड़ा है और b × 1 - t का मान उससे छोटा है। और तीसरा हमने इंटरसेप्ट पर आपको बता दिया, और चौथा ये बता दिया कि AD जो है 3 सेक्टर मॉडल में अपेक्षाकृत चपटी होगी और इसमें अपेक्षाकृत खड़ी होगी, स्टीपर होगी और फ्लैट होगी। तो ये हो गया। और अब पूरे विवरण को यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप देखें आराम से, ये चित्र जो हमारा वक्र ये है AD बराबर, यहाँ आपको ध्यान दिला दें, ये इतनी बड़ी राशि वहाँ चित्र में लिखना कठिन होता है, a + i + g + b t r। ये क्योंकि सब स्वायत्त व्यय हैं और इनके स्थान पर मैंने केवल ये लिख दिया है। ये देखिए यहाँ लिख दिया a बार बराबर a बार i बार g बार प्लस b t r। तो ये b t r हो गया। और इतने चारों के लिए हमने केवल a डैश लिखा, तो लिख दिया AD बराबर a डैश प्लस, और जितना ये बचा था आगे यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये है y का चित्र और बचा था कितना b 1 - t y, इतना और बचा है तो उतना और आगे लिखा हुआ है b 1 - t × y। ये समग्र मांग का समीकरण है और इस समीकरण को ये वक्र दिखा रहा है। और ये कुल स्वायत्त व्यय की राशि है जिसमें ये चारों जुड़े हैं, और ये कितना है? यही a डैश के ये बार के बराबर है। इसका मतलब ये जो दूरी है ये आय से अप्रभावित है, आय शून्य होगी तब भी इतना व्यय होगा, और आय बढ़ने के बाद वो बढ़ेगा b के अनुरूप और b 1 - t के अनुरूप, और ये वक्र इस तरह से बनेगा। और ये 45 अंश का रेखा वाला वक्र है जिस पर आय व्यय बराबर होते हैं। तो E0 बिंदु पर ये आय व्यय बराबर है और समग्र मांग यहाँ काटती है, कुल राष्ट्रीय आय का स्तर होगा वो Y0, इतनी आय होगी। तो आय ये निर्धारित हो गई। और अगर इस आय से विचलन होता है तो हम लोग पीछे जितने भी मॉडल पढ़े हैं, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और एक बचत निवेश का मॉडल, उन सब में ये दिखाया गया है कि जब आय इससे कम होगी तो समग्र व्यय ज़्यादा होगा, आय कम होगी, और समग्र व्यय ज़्यादा होगा, इस नाते दबाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर व्यय बढ़ाने के, उत्पादन बढ़ाने के लिए, और निवेश बढ़ेगा। इस प्रकार से आय बढ़ेगी तब तक जब तक यहाँ पहुँच न जाए। अगर इससे आगे कहीं हो जाती है तो वैसी स्थिति में व्यय की तुलना में आय ज़्यादा हो जाती है, और इस नाते उतनी वस्तुओं की मांग नहीं होती जितना उत्पादन हुआ होता। इस नाते उत्पादन को घटाने की प्रवृत्ति होती है, और अब तक घटाया जाता है जब तक कि वो इस पर न आ जाए। तो ये संतुलन की शर्त आप वहाँ से पढ़ लीजिए, बता सकते हैं। यहाँ मैं आपको 2 चीज़ें बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। एक ये है कि यदि स्वायत्त व्ययों में वृद्धि या कमी हो जाए तो आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हर जगह होता है वैसे यहाँ भी होगा। ये चारों देखिए स्वायत्त व्यय चारों धनात्मक हैं, इनमें से कोई भी बढ़ेगा तो समग्र मांग का स्तर बढ़ जाएगा, कोई भी बढ़े, क्योंकि चारों धनात्मक हैं। और चारों में कोई बढ़े
चारों बढ़ें, तीनों बढ़ें, कोई बढ़े, मतलब कुल इनका कुल योग सब प्रभाव, जो प्रभाव एक का होगा वही सब पर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर निवेश, निजी निवेश बढ़ता है तो भी आय बढ़ेगी, सरकारी व्यय बढ़ता है तो भी बढ़ेगी, टीआर बढ़ता है तो भी बढ़ेगी, और उतना बढ़ेगी जितना बढ़ेगा। टीआर में होगा कि उसको बी से गुणा करके वो मान थोड़ा कम हो जाएगा। अगर बी बराबर है 0.8 तो जितना टीआर होगा उसका 80% ही में बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इनके बढ़ने पर समग्र मांग वक्र ऊपर शिफ्ट होगा, और ऊपर शिफ्ट होगा तो संतुलन आय का स्तर और बढ़ जाएगा। और हमने इस वक्र को दिखाने का प्रयास किया है। और देखिए यहाँ लिखा ए बार और ये डैश बार डैश लिखा है, इसका मतलब है, और ये ए बार डैश का मतलब है कि ये व्यय बढ़ गया है, और इस पे पूर्ववत है, इस पे बढ़ा हुआ व्यय है। और जब व्यय बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा ये वक्र इतना ऊपर चला जाएगा, नया संतुलन बिंदु यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, आय में वृद्धि हो जाएगी। तो आय 0 से बढ़ के y2 की ओर अग्रसर हो जाएगी, और उतना बढ़ेगी जितना गुणक का मान होगा। इस दूरी को देख के भी आप देख सकते हैं ये कम है, और आय में वृद्धि उसकी तुलना में ज़्यादा है। और अगर इनमें कमी होती है, इनके टोटल में या कुल में, कुल स्वायत्त व्ययों में कहीं से कमी होती है किसी भी चर में कमी के कारण, तो आय का स्तर कम हो जाएगा। एक दूसरा चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं वो टी का प्रभाव देखना हमको। ये जो टी है, अभी हम इसके पहले आपको बताए थे कि टी के घटने बढ़ने से ये मान परिवर्तित हो जाएगा नीचे वाला। ये देखिए ये गुणक का मान है 1 माइनस बी 1 माइनस टी। तो अगर टी में परिवर्तन हो तो नीचे का ये हिस्सा बदल जाएगा। यही हिस्सा गुणक के मान को प्रभावित करता है। और हमने बताया था आपको, अगर कि टी में अगर वृद्धि हो, यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज इन टी, अगर टी में वृद्धि हो तो बी में मतलब ये मान घट जाएगा, पूरा मान। ये जो अगर टी बढ़ेगा अगर, तो बी 1 माइनस टी जो है ये, इसका मान घट जाएगा। तो ये बी नहीं है। इंक्रीज किस में होगा, डिक्रीज किस में होगा, ये इस मान में कमी हो जाएगी बी 1 माइनस टी में। ये अगर टी बढ़ता है तो ये मान घट जाएगा, और ये मान अगर घटता है तो ये उपभोग की व्यय की सीमांत प्रवृत्ति है। इसके बढ़ने पर गुणक का मान बढ़ जाता है, इसके घटने पर गुणक का मान घट जाता है। तो अगर टी में वृद्धि होती है तो ये मान घट जाएगा, इसका मूल्य, और गुणक का मान घट जाएगा, आय में कमी हो जाएगी। और अगर इसमें टी में कमी होती है, अर्थात जितना कर लिया जा रहा था वह अनुपात घट जाए, तो वैसी स्थिति में जनता के पास अतिरिक्त पैसे व्यय करने के लिए बच जाएंगे। वैसी स्थिति में उनके उपभोग व्यय, निवेश व्यय बढ़ेंगे, और इस प्रकार से आय का स्तर बढ़ जाएगा। तो गुणक का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टी के घटने से ये मान बड़ा हो जाएगा। इस प्रभाव को अगर चित्र में देखने का हम प्रयास करें तो एक बात ये होगी कि जब देखिए ये मान टी के बढ़ने पर घटेगा, अगर टी में वृद्धि होगी तो इसमें कमी होगी, और ये मान अगर कम होगा तो ये एग्रीगेट डिमांड वक्र के ढाल को प्रदर्शित करता है कि वो तेज़ी से बढ़ रहा है या धीमे धीमे बढ़ रहा है उसकी तुलना में। तो अगर ये राशि, इसका मान बड़ा है तो वक्र स्टीप होगा, अगर इसका मान घटता है तो वक्र जो है फ्लैट हो जाएगा, कम ढाल वाला हो जाएगा। और यहाँ अगर हमने कहा टी में अगर वृद्धि हो तो कम ढाल का वक्र बनेगा। इसका मतलब ये जो वक्र था ए डी पहले वाला, इसकी ढाल घटेगी। यहाँ तो यहाँ को क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है स्वायत्त व्ययों में, इस नाते ये बिंदु यहीं रहेगा, और ये वक्र इससे नीचे कम ढाल वाला हो जाएगा। और जब नीचे जाएगा तो आप पाएंगे कि आय का स्तर जो है अब यहाँ पे आएगा, क्योंकि 45 अंश की रेखा को समग्र मांग का वक्र यहाँ काटेगा, और आप देख रहे हो कि आय का स्तर y0 से घट के y डैश हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि t में परिवर्तन हो गया है। तो t में परिवर्तन जो होगा उसके कारण आय का स्तर
घटेगा, पहले यहाँ था अब इससे कम हो गया, तो ये असर आएगा। अगर टी का मान बढ़ता है अर्थात ज़्यादा कर लगाते हैं तो ये कम हो जाएगा। अगर टी का मान बढ़ जाता है, घट जाता है, अगर मतलब अगर कर की दर 20% अगर घटा के 15% कर दी जाए तो 5% अतिरिक्त आय उनके पास बढ़ जाएगी। तो तब उस समय ये B1 माइनस टी का मान पहले से बड़ा हो जाएगा, और जब ये पहले से बड़ा हो जाएगा तो ये आय को बढ़ा देगा। गुणक प्रभाव पहले से ज़्यादा वो हो जाएगा प्रभावपूर्ण, और इसलिए आय में वृद्धि हो जाएगी। तो ये प्रभाव भी हम जाने। तो इन सारे प्रभावों के आधार पर हमने देखा है कि ये जो हमारा राष्ट्रीय आय का जो ये संतुलन का समीकरण है, इसमें जितने टर्म आए हैं यही आय को प्रभावित करते हैं। बी का उल्लेख हम पहले कर चुके थे। इस नए समीकरण में हमारे पास बी, टी, आर और टी जुड़ा था, और दोनों प्रभावों को हमने इसमें दिखाने का प्रयास किया और ये दिखाया कि इनमें अगर परिवर्तन होता है तो आय पर इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। और उनको चित्रों के माध्यम से भी हमने देख लिया कि BTR में परिवर्तन होने पर ये वक्र ऊपर शिफ्ट होगा और आय बढ़ जाएगी, और कर के दरों में परिवर्तन होने पर, कर के बढ़ने पर, कर की दर बढ़ने पर आय में कमी आएगी, कर की दर घटने में आय में वृद्धि होगी। तो ये करारोपण का प्रभाव पड़ेगा आय निर्धारण पर। तो हमने कर की दरों के जो प्रभाव पड़ते हैं उसी को दिखाना इस मॉडल में ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए था। इसके पहले वाले में हमने कर की मात्रा को एक मुफ्त माना था, और आप दोनों विश्लेषणों को पढ़िएगा, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ऐसे सवाल आएंगे जहाँ पर कर की दरें प्रयुक्त नहीं होंगी और कहा जाएगा कि कर की ये मात्रा है, और एब्सोल्यूट रूप में कर की मात्रा दी हुई रहेगी कि, और कहीं ये पे आएगा कि कर की ये दर है या कर आय अनुपात ये है। वैसी स्थिति में इस सूत्र का प्रयोग होगा। कहीं TR दिया जाएगा, मतलब हस्तांतरण भुगतान कहीं हो सकता है आपको समीकरण में न दिया जाए, सरकार कोई व्यय नहीं कर रही, तब वहाँ का काम आएगा समीकरण। और अगर हस्तांतरण भुगतान सरकार करती है तो इस समीकरण का उपयोग होगा। इसीलिए दोनों मॉडलों को हमने अलग अलग पढ़ाया, और ताकि विस्तार में आप एक एक चरों के महत्व को हम अच्छी तरह से समझ लें, और आपका ये प्रयास हो कि पुस्तकों में या जहाँ कहीं भी राष्ट्रीय आय पर 30 सेक्टर मॉडल के जितने सवाल आपको उपलब्ध मिल जाएं उनको आप हल करें और देखें कि उनके आंसर आप निकालने में कहाँ तक सफल होते हैं, और आपको अच्छा लगेगा अगर इनका प्रयोग करके आप उनको हल करेंगे। और निश्चित तौर पर अगर आप दोनों मॉडल पढ़ लेते हैं तो इन पर आधारित सारे मैथमेटिकल सवालों को भी आप हल कर ले जाएंगे, और राजकोषीय नीति का जहाँ जहाँ जिस समस्या के संदर्भ में उपयोग करना